हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने स्टडी प्लेटफॉर्म अंकित अकेडमी पर। दोस्तों, सीटेट पेपर 2 साइंस में हम आपको पढ़ा रहे थे। टॉपिक जो हमारा था वो था उष्मा यानी हीट। हीट में हमने सबसे पहले आपको पढ़ा दिया था उष्मा क्या होता है। तो अब हम पढ़ेंगे यहाँ पे आज उष्मा का स्थानांतरण यानी उष्मा का स्थानांतरण कैसे होता है और उष्मा के स्थानांतरण की विधियाँ कौन कौन सी हैं। इसके पहले वाले वीडियो में हमने को पढ़ा था उष्मा क्या है, उष्मा के मात्रक क्या होते हैं और उष्मा को कैसे कन्वर्ट करते हैं जूल से कैलोरी में, कैलोरी से जूल में। और उसके बाद में हमने थर्मामीटर के बारे में भी पढ़ लिया था, थर्मामीटर क्या होता है। और उसके बाद में हमने टेम्परेचर का कन्वर्जन पढ़ लिया था, यानी टेम्परेचर को कैसे हम फ़ारेनहाइट से सेल्सियस में या सेल्सियस से फ़ारेनहाइट में कैसे चेंज करेंगे, इसके लिए हमने आपको फार्मूले भी बताए थे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो, जहाँ पे हमको पढ़ना है उष्मा का स्थानांतरण। उष्मा का स्थानांतरण पढ़ने से पहले सबसे पहले समझ लेते हैं कि उष्मा के सुचालक और उष्मा के कुचालक कौन सी वस्तुएं होती हैं। तो जो उष्मा के सुचालक होते हैं वो ऐसे पदार्थ होते हैं जो क्या होता है, जिनमें उष्मा का प्रवाह होता है। यानी जिन पदार्थों में उष्मा का प्रवाह हो जाए उन्हें क्या बोलेंगे, हम उष्मा का सुचालक कहेंगे। जैसे मान लीजिए लोहा हो गया आपका, या अन्य धातुएं हो गई। लोहा में क्या होता है, लोहा में उष्मा का प्रवाह होता है, लेकिन जैसे लकड़ी हो गया, प्लास्टिक हो गया, इनमें उष्मा का प्रवाह नहीं होता है। यानी इसे मान लीजिए कि अगर कोई लोहा है आपका, अगर हम इसको गर्म करते हैं तो ये पूरा लोहा क्या होता है, गर्म हो जाता है, यानी इसके अंदर क्या होता है, उष्मा का प्रवाह हो जाता है। तो इसे हम क्या बोलेंगे, उष्मा के सुचालक बोलेंगे। और धातुओं में ऐसा गुण देखने को मिलता है, जैसे लोहा हो गया या धातुएं हो गई, इनमें क्या होता है, उष्मा जो है प्रवाहित होता है। तो इसे हम क्या बोलते हैं, उष्मा के सुचालक कहते हैं। अब देखिए उष्मा के कुचालक किसे कहते हैं, तो जो उष्मा का कुचालक होता है उसमें उष्मा का प्रवाह नहीं होता है, यानी ऐसी वस्तुएं जिसमें उष्मा का प्रवाह ना हो उसे हम क्या बोलेंगे, उष्मा के कुचालक कहेंगे। जैसे लकड़ी हो गया, प्लास्टिक हो गया। देखिए लकड़ी और प्लास्टिक में क्या होता है, उष्मा का प्रवाह नहीं होता है, तो इसे हम क्या बोलते हैं, उष्मा के कुचालक कहते हैं। तो अब चलिए अब चलते हैं उष्मा का स्थानांतरण समझते हैं, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आपका आता है। तो देखिए उष्मा का स्थानांतरण क्या होता है, अधिक ताप से कम ताप की ओर उष्मा जो चलती है इसे हम बोलते हैं उष्मा का स्थानांतरण। यानी अधिक ताप से कम ताप की ओर उष्मा का जो प्रवाह होता है उसे हम क्या बोलते हैं, उष्मा का स्थानांतरण। जैसे मान लीजिए कोई आपकी वस्तु है जिसका टेम्परेचर कितना है, यहाँ पे 40 डिग्री सेल्सियस मान लीजिए है, ये आपकी वस्तु ए है। यहाँ पे कोई वस्तु है जो कि बी है, जिसका टेम्परेचर कितना है आपका 30 डिग्री सेल्सियस है। मान लीजिए कोई वस्तु आपकी बी है। अब इसमें क्या होता है कि टेम्परेचर अधिक है ए वस्तु का और टेम्परेचर कम किसका है, बी वस्तु का। तो उष्मा का जो स्थानांतरण होता है वो अधिक ताप से कम ताप की ओर होता है। यानी ए से कहाँ की ओर होगा, बी की ओर होगा, क्योंकि ए का तापमान कितना है 40 और बी का तापमान कितना है 30 है। तो यहाँ से से बी की ओर क्या होगा, उष्मा का स्थानांतरण होगा। जैसे मान लीजिए अगर इनको हम कनेक्ट कर दें, ए और बी को हम कनेक्ट कर दे रहे हैं, तो ए है और ये आपका वस्तु बी है, तो ए से बी की ओर उष्मा का स्थानांतरण होना शुरू हो जाएगा। और ये कब तक होगा, जब तक कि दोनों वस्तु का टेम्परेचर क्या हो जाए, बराबर ना हो जाए। यानी दोनों वस्तु का तापमान बराबर ना हो जाए तब तक क्या होगा, उष्मा का स्थानांतरण होता रहेगा। तो इसे ही क्या बोलते हैं, उष्मा का स्थानांतरण कहते हैं। तो ये हमेशा याद रखिएगा कि जो उष्मा का स्थानांतरण होता है वो अधिक ताप वाली वस्तु से कम ताप वाली वस्तु की ओर होता है। तो इसे ही बोलते हैं उष्मा का स्थानांतरण। अब चलते हैं उष्मा स्थानांतरण की जो विधियाँ होती हैं। तो जो उष्मा स्थानांतरण की जो विधियाँ होती है वो 3 विधियाँ होती हैं। जो एक विधि होती है वो संचालन होती है, यानी इसको चालन विधि भी कहते हैं, अंग्रेजी में से कंडक्शन कहते हैं। जो दूसरी विधि होती है उसे हम संवहन कहते हैं, यानी कन्वेक्शन कहते हैं। और तीसरी विधि होती है उसको हम रेडिएशन कहते हैं, यानी विकिरण कहते हैं। अब इन तीनों विधियों के बारे में थोड़ा हम डिटेल में चर्चा करने जा रहे हैं, तो इसको थोड़ा अच्छे से आप समझिएगा, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं पेपर में। देखिए जो पहला विधि है संचालन विधि, या इसको हम चालन विधि भी कहते हैं, यानी कंडक्शन मेथड। इसमें क्या होता है कि उष्मा जो होते हैं, जो प्रवाह होती है उष्मा की, ये पदार्थ के अणुओं के गति के बिना होती है। यानी पदार्थ के अणु जो होते हैं गतिशील नहीं होते हैं और उष्मा का स्थानांतरण हो जाता है। जैसे मान लीजिए यहाँ पे, और यहाँ पे एक बात ध्यान रखिएगा कि जहाँ यहाँ पे जो होता है वो माध्यम की आवश्यकता होती है। यानी इस विधि में उष्मा का स्थानांतरण तभी होगा जब माध्यम होगा। तो इस विधि को हम क्या बोलेंगे, संचालन या चलन विधि, जिसमें उष्मा जो प्रवाहित होगी वो अणुओं के गति के बिना हो जाती है। जैसे मान लीजिए अब यहाँ पे हम आपको एग्जाम्पल से समझाते हैं। देखिए एग्जाम्पल जो दिया गया है, ये देखिए एग्जाम्पल में यहाँ पे क्या है कि जैसे मान लीजिए ये आपका लोहे का राड है, लोहे का जो राड बना हुआ है ये, यहाँ पे आपका गैस से गर्म हो रहा है, यहाँ इसको हम हीट दे रहे हैं। तो क्या होता है कि जो इसके अणु होते हैं वो पास पास में होते हैं और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से बंधे होते हैं, ये मूवेबल नहीं होते हैं, यानी गतिमान नहीं होते हैं। लेकिन अगर हम लोहे को यहाँ गर्म कर रहे हैं, मान लीजिए ये सिरा ए है, इस सिरा बी है, अगर हम लोहे को ए सिरे पे गर्म कर रहे हैं तो कुछ देर बाद क्या देखते हैं कि जो लोहे का सिरा बी है ये भी गर्म हो जाता है। यानी हीट जो है ए सिरे से कहाँ पहुँच गया, बी सिरे पे पहुँच गया। इसका मतलब
उष्मा का स्थानांतरण कैसे हुआ। तो ध्यान दीजिए, जैसे मान लीजिए कि आपका जो यहाँ पे जो अणु है, ये अणु उष्मा को लेंगे और एक अणु दूसरे अणु को बिना गति किए हुए उष्मा को दे देंगे, दूसरा वाला अणु जो होगा तीसरे वाले को दे देगा, तीसरे वाला चौथे को दे देगा। ऐसे ऐसे क्या होगा, एक अणु से दूसरे अणु में क्या होंगे, उष्मा का स्थानांतरण हो जाएगा और अणु अपने जो इसके अणु हैं वहीं पे बने रहेंगे, यानी ये मूवेबल नहीं होंगे कि यहाँ पे ए वाला अणु बी पे चला जाए, बी वाला अणु यहाँ पे चला जाए, ऐसा नहीं होता है। तो क्या होगा, इसमें खाली उष्मा का ट्रांसफर होगा, अणु आपके ट्रांसफर नहीं होंगे। तो इस विधि को हम क्या बोलते हैं, कंडक्शन बोलते हैं, यानी चालन विधि कहते हैं। तो ये विधि आपकी हो गई चालन विधि। अब देखिए, अब आगे चलते हैं, जो कि है हमारा दूसरा विधि, वो है संवहन विधि। संवहन विधि में क्या होता है कि जो उष्मा होता है उसको चलने के लिए सबसे पहले माध्यम की आवश्यकता तो होगी ही, यहाँ पे माध्यम की आवश्यकता होती है, उष्मा को चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। और उसके बाद में उष्मा का जो स्थानांतरण होता है वो कण के गतिमान होने की वजह से होता है, यानी उष्मा का स्थानांतरण कण क्या होंगे, गतिमान होंगे तभी हो पाएगा। पहले वाले में कंडक्शन में हमने क्या देखा था, यानी चालन में क्या देखा था कि कण गतिमान नहीं थे, लेकिन यहाँ पे क्या होंगे, कण गतिमान होंगे। जैसे देखिए यहाँ पे हम देखते हैं एग्जाम्पल से, तो ऐसा किस में होता है, जो संवहन विधि होती है वो द्रव्यों में होता है और गैसों में होता है। यानी द्रव्यों में और गैसों में क्या होता है, संवहन विधि से उष्मा का स्थानांतरण होता है। तो ठोस में अगर उष्मा का पूछेगा तो वहाँ पे होता है चालन विधि, लेकिन द्रव और गैस से पूछेगा कि उष्मा का स्थानांतरण किस विधि से होता है, तो वो होता है आपका संवहन विधि, यानी कन्वेक्शन मेथड से होता है। अब यहाँ देखिए एग्जाम्पल देखिए, थोड़ा सा फिगर देखिए, फिगर से हम समझते हैं। जैसे मान लीजिए कोई बर्तन है, अब इस बर्तन में क्या भरा हुआ है, जल भरा हुआ है। अब इस जल में क्या होगा कि यहाँ नीचे से हम इसको उष्मा देंगे, यानी जल को नीचे से हम क्या देंगे, उष्मा देंगे। तो सबसे पहले क्या होगा, जो जल के नीचे वाले अणु हैं ये गर्म हो जाएंगे, यानी नीचे वाले अणु जल के गर्म हो जाएंगे, और गर्म होने के बाद ये हल्के हो जाएंगे, हल्के होने के बाद पहुँच जाएंगे ऊपर, यानी ये ऊपर पहुँच जाएंगे यहाँ पे। और जो ऊपर वाला अणु है ये होता है ठंडा और ये रहेगा भारी। भारी होने की वजह से जो ये स्थान यहाँ खाली हुआ है, जो अणु ऊपर गए हैं तो स्थान यहाँ खाली हो गया है, इसको भरने के लिए नीचे आएंगे। और फिर जब नीचे आएंगे तो ये भी गर्म हो जाएंगे, ये भी यहाँ गर्म हो जाएंगे, और गर्म होने के बाद फिर ऊपर चले जाएंगे। तो ये प्रक्रिया लगातार चलती रहेगी और पूरा जल क्या हो जाएगा, गर्म हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि अणु जो है गतिशील हो गए हैं और ऊर्जा का ट्रांसफर कर रहे हैं। तो इसे हम क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं हम कन्वेक्शन, यानी संवहन विधि। तो इसमें क्या होगा कि जब अणु क्या होंगे, गतिमान होकर के उष्मा का ट्रांसफर करेंगे, तो यहाँ पे क्या होगा, कन्वेक्शन मेथड होता है। अब यही विधि होती है गैसों में। गैसों में भी क्या होता है कि अणु गतिमान गर्म होते हैं, फिर ऊपर चले जाते हैं, उनको भरने के लिए ठंडे वाले जो अणु होते हैं नीचे आते हैं और फिर वो भी गर्म होकर ऊपर चले जाते हैं, जिससे पूरा मीडियम क्या होता है, गर्म हो जाता है आपका, और उसमें फ्लो हो जाती है। तो ये होता है आपका कन्वेक्शन मेथड, जो कि आपको द्रव्यों और गैसों में दिखाई देता है। अब समझ लेते हैं रेडिएशन क्या होता है। तो रेडिएशन जो होता है ये होता है विकिरण से कहते हैं। तो विकिरण में क्या होता है कि इसमें माध्यम की आवश्यकता नहीं पड़ती है। तो माध्यम की जब आवश्यकता नहीं पड़ती है, जैसे मान लीजिए सूर्य से प्राप्त होने वाली उष्मा, इसमें माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। यानी अगर सूर्य से उष्मा चल रही है तो डायरेक्ट हमको बिना किसी माध्यम के डायरेक्ट हम तक पहुंच जाती है, यानी इसमें माध्यम की आवश्यकता नहीं पड़ती है। जैसे सूर्य से प्राप्त उष्मा हो गई, या मान लीजिए कि जब आप ठंडी के दिनों में जब आप अलाव जलाते हैं तो उसमें आप सामने उसके पास में बैठते हैं तो आपको गर्म फील होता है, तो उसको भी वहाँ से कैसे मिला आपको, उस अलाव से आपको जो उष्मा मिली हुई है वो मिली हुई है विकिरण विधि से मिली हुई है। अब यहाँ पे देखिए इसे लिखा हुआ है, शरीर द्वारा वातावरण को गर्मी यानी उष्मा देना या उष्मा लेना, यानी वातावरण से हम उष्मा को देते हैं या उष्मा को वातावरण से लेते हैं। तो किससे होता है, ये विकिरण विधि से ही होता है। तो ऐसा विकिरण विधि में होता है, यानी हमको माध्यम की आवश्यकता नहीं पड़ती है। तो यहाँ से क्वेश्चन आपका पूछा जाता है कि बताइए कौन सा ऐसा विधि है जिसमें माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। तो क्या करेंगे आप, उस पर विकिरण पे आप इसको सही ऑप्शन पे टिक लगाएंगे। तो यहाँ से ये क्वेश्चन आपके आ सकते हैं। आप समझ लेते हैं थोड़ा इसके आगे, इसमें कुछ और दिया हुआ है। जैसे यहाँ देखिए थोड़ा एग्जाम्पल समझ लेते हैं। जैसे ये देखिए सूर्य से हम उष्मा को प्राप्त कर रहे हैं, यानी सूर्य से उष्मा का प्राप्त कर रहे हैं। तो जो सूर्य से उष्मा आ रही है ये किससे आ रही है, रेडिएशन मेथड से आ रही है। और यहाँ पे देखिए जल गर्म हो रहा है, तो जो जल गर्म हो रहा है यानी पानी गर्म हो रहा है, तो ये कैसा हो रहा है, कन्वेक्शन मेथड आपका है। और यहाँ से देखिए लोहे का रॉड गर्म किया जा रहा है, तो एक सिरे से दूसरे सिरे पर यहाँ पे उष्मा का फ्लो हो रहा है, तो ये क्या होगा आपका कंडक्शन मेथड होगा। अब चलिए चलते हैं थोड़ा सा और समझ लेते हैं, क्योंकि आपके इस चैप्टर में एक टॉपिक दिया हुआ है समुद्री समीर और स्थल समीर के बारे में। यहाँ सभी क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि समुद्री समीर कब चलते हैं। तो देखिए समुद्री समीर जो है वो दिन में चलते हैं और इनकी जो दिशा होती है वो समुद्र से क्या होती है, स्थल की ओर होती है। थोड़ा इसका कॉन्सेप्ट क्या है समझ लेते हैं इसको। तो ये बात आप ध्यान रखेंगे कि ये दिन में चलता है और समुद्र से कहाँ होता है, स्थल की ओर होता है। थोड़ा यहाँ फिगर से समझते हैं हम। देखिए अगर मान लीजिए दिन है,
अब दिन में क्या होता है, जो पृथ्वी का जलीय भाग है वो देर में गर्म होता है और जो स्थलीय भाग है वो जल्दी गर्म हो जाता है, ये नेचर होता है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जब पृथ्वी का स्थलीय भाग है वो जल्दी गर्म हो जाएगा, तो इसका मतलब जल्दी ठंडा भी हो जाएगा, और जो जलीय भाग है वो क्या होगा, देर में गर्म होगा तो देर में ठंडा भी होगा। तो मान लीजिए दिन निकला हुआ है, अब दिन में क्या होता है कि जो स्थल होता है, स्थल आपका पहले गर्म होगा, तो जो यहाँ की हवाएं हैं, यानी यहाँ की जो हवाएं हैं वो पहले गर्म हो जाएंगी और गर्म होकर ये हल्की हो जाती हैं, हल्की होकर ऊपर उठ जाती हैं। तो ये हवाएं क्या हो गई, हल्की होकर ऊपर उठ गई। अब यहाँ देखिए जो आपका जल वाला भाग है, अब जल पे क्या होता है, समुद्र वाला भाग, यानी इस पर क्या होगा, यहाँ की पानी क्या है, ठंडा है, तो यहाँ पे जो मौजूद हवाएं होंगी ये भी क्या होंगी, ठंडी होंगी। तो इस खाली वाले स्थान को, जो आपके स्थल पे खाली स्थान हो गया है, यहाँ पे जो हवाएं ऊपर उठ गई हैं, इनको भरने के लिए यहाँ समुद्र से हवाएं आएंगी जो कि ठंड होगी, और ये भी गर्म हो जाएंगी, और गर्म होकर कहाँ उड़ जाएंगी, ऊपर उड़ जाएंगी, और फिर यहाँ से फिर ये हवाएं आएंगी। तो ये प्रोसेस लगातार चलता रहेगा। तो यहाँ पे क्या होगा, जो इसकी दिशा होगी वो कहाँ से होगी, समुद्र से कहाँ होगी, स्थल की ओर होगी, और ठंडी हवाएं होंगी। तो ठंडी हवाएं समुद्र से कहाँ चलती हैं, स्थल की ओर चलती हैं, जो कि दिन में चलती हैं, और इनको हम क्या बोलते हैं, समुद्री समीर कहते हैं। अब इसी को हम देख लेते हैं, इसी का उल्टा होता है आपका स्थल समीर। स्थल समीर क्या होता है, यहाँ देख लीजिए, स्थल समीर जो होते हैं रात में चलते हैं, और इसकी जो दिशा होती है ये होता है स्थल से समुद्र की ओर। तो यहाँ देखिए, अब फिगर से इसको समझ लेते हैं थोड़ा सा। अब रात हो गया, मान लीजिए, तो रात हो गया तो जो आपका पृथ्वी है वो जल्दी ठंडा हो जाएगा, और जो आपका जल है वो देर में गर्म हुआ है तो देर में ठंडा होगा। तो इसका मतलब यहाँ पे ठंडी हवाएं होंगी, स्थल पे क्या होगा, ठंडी हवाएं होंगी, और यहाँ पे क्या होगा, गर्म हवाएं होंगी, क्योंकि जल क्या है, गर्म है, और गर्म के साथ में जब यहाँ पे हवाएं संपर्क में आएंगी तो क्या गर्म हो जाएंगी, ये हवाएं गर्म होकर ऊपर उठ जाएंगी। तो यहाँ समुद्र में क्या हो, खाली स्थान हो जाएगा, समुद्र के ऊपर क्या हो जाएगा, खाली स्थान हो जाएगा। और उसके बाद में ये जो स्थल की आपकी हवाएं हैं, ठंडी हवाएं, इनको भरने के लिए यहाँ पहुँच जाएंगी। तो स्थल से क्या हो जाएगा, समीर चलना शुरू हो जाएगा, यानी पहुँच जाएंगी, और उसके बाद में ये भी गर्म होकर ऊपर उठ जाएंगी। तो लगातार ये प्रोसेस क्या होता है, चलता रहेगा, यानी समुद्र की हवाएं गर्म होकर ऊपर उठती रहेंगी, और स्थल से हवाएं, ठंडी हवाएं समुद्र की ओर चलती रहेंगी। तो इसे बोलते हैं हम स्थल समीर, यानी जो दिशा होती है कहाँ से होती है, स्थल से समुद्र की ओर होती है। तो ये क्वेश्चन आपका इसमें पूछता है कि स्थल समीर और समुद्री समीर ये कब चलते हैं और दिशा क्या होती है। तो याद रखिएगा कि जो समुद्री समीर है उसकी दिशा जो होती है वो समुद्र से स्थल की ओर होती है और दिन में चलता है, और जो आपका ये स्थल समीर है वो रात में चलता है, और दिशा जो होती है उसकी स्थल से समुद्र की ओर होती है। तो ये रहे हमारे उष्मा के टॉपिक जो कि आज कंप्लीट हो गए हैं। अब अगले वीडियो में हम इससे संबंधित जितने भी क्वेश्चन आपके पेपर में आने वाले हैं उसको हम करा देंगे, जिससे ये आपका टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। तो यदि वीडियो आपको पसंद आई हो तो चैनल को लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब कर लीजिए, और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन है सबसे पहले आप तक पहुँच जाए, जिससे आपकी तैयारी बढ़िया से बढ़िया हो सके। जय हिंद दोस्तों।